तेजस MK1 में अभी एक बार फिर से पाइथन 5 मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ एक टू फ्रंट की लड़ाई में अकेले राफेल हमको जंग किस वजह से नहीं जिता सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी जल्दी से ही प्रोजेक्ट 75I को फाइनल करने की बात की गई है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एडिशनल स्वाति रडार को क्यों खरीदा जा रहा है, और यूनाइटेड स्टेट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना भी होटान एयरवेज में अपनी फाइटर जेट की तादाद को लगभग 2 गुना तक बढ़ा चुका है, पर ये फिर भी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर कोई भी ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए क्यों डर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी तेजस में फिर से एक बार पाइथन 5 मिसाइल को इंटीग्रेट करने की प्रोसेस को शुरू करने वाला है, और इसके लिए अभी इजराइल के साथ बातचीत किया जा रहा है। पहले जब पाइथन 5 को तेजस में इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी तब पता नहीं क्यों उसमें अनयूजुअल वाइब्रेशन होना शुरू हो गया था, और इसी वजह से पाइथन 5 को तेजस में दोबारा इंटीग्रेट करके टेस्ट करने की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन इसी बीच HAL और ADA की तरफ से इजराइल की राफेल एडवांस सिस्टम को इस इशू के बारे में छानबीन करने के लिए कहा गया था। बाद में पता लगा कि पाइथन 5 की फ्रंट कंट्रोल सरफेस साइज में थोड़ा बड़ा था और इसी वजह से एयरफ्लो को रोक रहा था और वाइब्रेशन इशू सामने आ रहे थे। फिर राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से अभी तेजस में इसको इंटीग्रेट करने के लिए काफी सारे सिमुलेशन को कंडक्ट किए गए और अभी फाइनली पाइथन 5 में कुछ चेंजेस किए गए हैं और अभी इसको राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से दोबारा तेजस में टेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले तो इसकी कैप्टिव ट्रायल होने वाली है और सब कुछ अगर सही रहता है तो इसे तेजस में फायर करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। पाइथन 5 एक शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है और इसको तेजस MK1 में इंटीग्रेट करने का सबसे पहले निर्णय लिया गया था, लेकिन वाइब्रेशन इशू आने की वजह से इसके बदले अभी तेजस में R-73 मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस दिया गया है। साथ ही अभी तेजस में डर्बी मिसाइल की पुरानी वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता है और 2021 तक इसमें IWR के साथ साथ अस्त्र मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की प्रोसेस को शुरू कर दी जाएगी, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर तक है। लेकिन अस्त्र मिसाइल को पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने में हमें 2022 तक का वक्त लग सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट राफेल जेट को लेके है। भारत को राफेल मिलने के बाद ये डाउट नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर अभी काफी बेहतर बन चुकी है। इसी पर अभी द वीक में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अभी जिन 36 राफेल जेट को खरीदा गया था, ये इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेकअप करने में काफी मदद करने वाले हैं और ये अभी इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस फाइटर भी बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए सिर्फ 36 राफेल जेट काफी होने वाले हैं? अभी की बात करें तो हमारे पास बस 5 ही राफेल जेट मौजूद हैं। बदले में चाइना की तरफ से अभी तिब्बत में लगभग 300 के करीब एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया है। वहीं पर पाकिस्तान के पास भी लगभग 350 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनको वो भारत के खिलाफ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इसमें डालने के लिए उनके पास तेल है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर चाइना और पाकिस्तान भारत के ऊपर एक साथ हमला करते हैं तो ये हमारे फाइटर जेट को आउट नंबर कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले काफी कम है और 1 या 2 कम नहीं बल्कि 12 स्क्वाड्रन से ज्यादा कम है। तो ऐसे सिचुएशन में भले ही हम सुखोई के साथ साथ राफेल को एक साथ डिप्लॉय कर सकते हैं, फिर भी ये एक टू फ्रंट सिचुएशन में आउट नंबर हो जाएंगे। भले ही हमारे पास टेक्निकल एडवांटेजेस रहेगा और बेहतर एयर टू एयर मिसाइल रहेंगे, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि हमें अभी और राफेल की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही फाइटर्स के अलावा हमें एवेक्स और टैंकर्स के मामले में भी पाकिस्तान और चाइना इन दोनों को मैच करना पड़ेगा। चाइना की तरफ से 2018 तक 15 नए एवेक्स को इंडक्ट किया गया था और अभी वो 2 अलग अलग तरह के एवेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान भी अभी चाइनीज ओरिजिन Y8 के साथ साथ साब एरिया एवेक्स को इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास अभी 3 साब की एरिया और 4 Y8 एवेक्स मौजूद हैं, जबकि हमारे पास टोटल 5 एवेक्स मौजूद है, जिनमें से 3 फाल्कन और 2 नेत्र एवेक्स हैं। तो अभी आप सोच सकते हैं कि टू फ्रंट सिचुएशन में हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल 2 फाल्कन एयरक्राफ्ट के साथ साथ नेत्र एवेक्स को भी इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और इस बार ये नेत्र एवेक्स की एक विगर वेरिएंट होने वाली है, जिसमें A330 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पहले के मुकाबले बेहतर रेंज हमको प्रोवाइड कर सकेगी। वहीं पर अगर टैंकर की बात करें तो टैंकर के मामले में भी चाइना के पास अभी 12 S6 और 3 एडिशनल IL-78 टैंकर मौजूद है
और पाकिस्तान के पास भी टोटल 4 IL-78 टैंकर मौजूद है। हमारे पास टोटल 6 टैंकर मौजूद है और एडिशनल 6 टैंकर के लिए एक टेंडर काफी पहले से ही निकल चुका है, लेकिन अभी तक इसको फाइनल नहीं किया जा रहा है। और किसी भी फुल स्केल की लड़ाई में फाइटर जेट के साथ साथ ये सिस्टम भी काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को अभी इन सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। TNN के रिपोर्ट के मुताबिक फाइनली भारत की तरफ से अभी प्रोजेक्ट 75I के लिए फॉर्मल टेंडर को इशू करने का फैसला किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि अगले महीने तक प्रोजेक्ट 75I के लिए RFI को इशू किया जाएगा। इस टेंडर की कीमत लगभग 42,000 करोड़ के आसपास होने वाली है और इसमें 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाया जाएगा। इस टेंडर में मेनली 2 कंपटीटर यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें से एक मझगांव डॉक लिमिटेड और दूसरा एल&टी होने वाली है। इन दोनों कंपनी की तरफ से अपने अपने टेक्निकल और कमर्शियल बिड को रिक्वेस्ट और प्रपोजल को इशू होने के बाद ही सबमिट करना पड़ेगा और इसके बाद इनमें से कोई एक या दोनों को ही 50-50 बेसिस पर यह टेंडर दिया जा सकता है। इसको अभी 50-50 या फिर 60-40 बेसिस पर करने के चांसेस इस वजह से हैं क्योंकि कम वक्त में हमको ज्यादा सबमरीन डिलीवर किए जा सकेंगे। इसके बारे में पहले भी कुछ हिंट दिया जा चुका है। इन 2 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ अभी टाई अप करने के लिए 5 फॉरेन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से रशिया की रूवेन डिजाइन ब्यूरो, फ्रांस की DCNS, जर्मनी की TKMS, स्पेन की नवंतिया ग्रुप और साउथ कोरिया की दाइबो से बिल्डिंग शामिल है। इनमें से किसी एक को अभी बिडिंग प्रोसेस के दौरान सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि एल&टी या फिर मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाने वाले हैं। अभी हमारे स्कॉर्पियन क्लास की सभी सबमरीन्स को भी इंडियन नेवी को 2022 तक डिलीवर कर दिया जाएगा और प्रोजेक्ट 75I को 2021 से 2022 के अंदर ही फाइनल कर दिया जाएगा। इंडियन नेवी अभी अपने अंडरवाटर फ्लीट को मजबूत करना चाहती है और इंडियन नेवी कम से कम 18 कन्वेंशनल और 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को अपने फ्लीट में शामिल करना चाहती है। बदले में चाइना की बात करें तो उसके पास अभी करीब 50 से ज्यादा कन्वेंशनल और 10 न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है और पाकिस्तान के पास अभी लगभग 5 सबमरीन मौजूद है और 2021 तक पाकिस्तान को चाइना की तरफ से नए युआन क्लास की AIP सबमरीन मिलना शुरू होने वाले हैं और इस तरीके की टोटल 8 सबमरीन पाकिस्तान को मिलने वाली है। अभी हमारी सबमरीन फ्लीट में बस 2 ही नए स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है और बाकी बचे जो 13 सबमरीन थे ये काफी पुराने हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट 75I को फाइनल करने का फैसला किया जा रहा है और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि प्रोजेक्ट 75I के साथ साथ हमें सबमरीन बिल्डिंग की काफी सारे टेक्नोलॉजी भी मिलने वाले हैं, जो कि आगे चल के हमको अपनी खुद की प्रोजेक्ट 76 क्लास की सबमरीन को बनाने में मदद करने वाला है और ये जो सबमरीन होने वाली है कम्प्लीटली इंडिजिनस सबमरीन होने वाले हैं। अगला अपडेट DRDO की स्वाति रडार को लेके है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एडिशनल स्वाति रडार को इंडक्ट करने का फैसला किया गया है। इस तरीके की अभी टोटल 6 रडार को खरीदा जाएगा, जिनकी कीमत लगभग 400 करोड़ के आसपास हो सकती है। इसको लेके कल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। स्वाति रडार की बात करें तो ये एक तरीके का वेपन लोकेटिंग रडार है और ये दुश्मन के मोटार पोजीशन, आर्टिलरी पोजीशन या रॉकेट पोजीशन के बारे में एक्यूरेट डाटा को दे सकता है। इसको अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसे बाहर देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अभी तक इसकी परफॉर्मेंस काफी एक्यूरेट पाए गए हैं और ये 50 किलोमीटर के अंदर किसी भी डायरेक्शन से या किसी भी तरह के वेपन से फायर किए गए प्रोजेक्टाइल को डिटेक्ट कर सकता है और एक बार में ये मल्टीपल टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है। यानी कि अगर अलग अलग डायरेक्शन से हम पर 2 अलग अलग तरह के वेपन या सेम तरह के वेपन को फायर किया जाता है, मान लीजिए मोटार फायर किया जाता है, तो ये एक साथ उनका पता लगा सकता है। इन सिस्टम को इंडियन आर्मी में 2018 में शामिल करना शुरू किया गया था, साथ ही इनको अभी LOC के पास तैनात किया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। US इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी भारत के साइड से लगे हुए एयरबेसेस में फाइटर जेट की तादाद को लगभग 2 गुना तक इंक्रीज किया गया है। US एयरफोर्स की चाइना एरोस्पेस स्टडी इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया है कि 28 जुलाई तक चाइना की होटान एयरबेस में टोटल 36 एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जिनमें से 24 J-11 या J-16 फाइटर जेट, 6 J-8 फाइटर एयरक्राफ्ट, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 2 KJ-500 AWACS, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर और अननोन अमाउंट में CH-4 ड्रोन को यहां पर तैनात किया गया है। लेकिन जून से पहले यानी कि गलवान हादसे से पहले यहां पर सिर्फ 12 एयरक्राफ्ट ही डिप्लॉयड थे। साथ ही यूरोप की सेंटिनेल-2 सैटेलाइट के मुताबिक यहां पर चाइना की तरफ से रेगुलर बेसिस पर एयर एक्टिविटी भी नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे ही वो फाइटर जेट को यहां पर लाइनअप करके धूप खाने के लिए नहीं रखे हैं। यूनाइटेड स्टेट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना यहां पर ऑफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को अपना रहा है और यहां पर चाइना जितने भी फाइटर जेट को डिप्लॉय कर रखा है उन सभी को
सिर्फ चाइनीज एयरस्पेस के अंदर ही एयर सुपेरिटी को मेंटेन करने के लिए तैनात किया गया है, ताकि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी रिकॉन ऑपरेशन को किया जाता है तो उसे नाकाम किया जा सके। साथ ही जरूरत पड़े तो चाइना के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के एयरबेसेस के ऊपर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर चाइना की जो फॉर्मेशन मौजूद है, ये इंडियन एयरफोर्स के ऊपर कोई भी ऑफेंसिव स्ट्राइक को करने के काबिल नहीं है, क्योंकि तिब्बत में चाइना इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस वाले पोजीशन में है और इसी वजह से वो ऑफेंसिव के बदले डिफेंसिव रोल को प्ले करना प्रेफर कर रहे हैं और मेनली अपनी सर्वेलेंस और रिकॉनेंस प्लेटफॉर्म को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भले ही चाइना के पास अभी ज्यादा मात्रा में फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास अपने बॉर्डर से काफी नजदीक काफी सारे एयरवेज की लंबी चेन मौजूद है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स काफी कम वक्त में अपनी मैक्सिमम एयरक्राफ्ट को वहां से लॉन्च कर सकता है। जबकि होटान को छोड़ के चाइना के पास तिब्बत में आसपास कोई मेजर एयरवेज मौजूद नहीं है जो कि जरूरत पड़ने पर होटान एयरवेज को सपोर्ट कर सके। और होटान के बाद इस तरीके की एयरवेज सिंजियान प्रोविंस में है, लेकिन ये होटान से लगभग 600 मील की दूरी पर है, इसलिए यहाँ से किसी भी फाइटर जेट को होटान आने के लिए बार बार रिफिल करना पड़ेगा और सिंजियान से होटान तक आने में इनको जितना वक्त लगेगा उतने में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट आके अपना काम करके निकल जाएंगे। इसी वजह से वो होटान एयरवेज में एयरक्राफ्ट की तादाद को बढ़ाने के साथ साथ इनको अभी डिफेंसिव मैनर में डिप्लॉय कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।